नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर दो बुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला ये जो इस वक्त पूछा जा रहा है और सब लोग इस पर बात कर रहे हैं कि कोरोना का असर कहां तक है और क्या है। दूसरा बड़ा सवाल, और ये दोनों बहुत लाजमी हैं, बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत रेलेवेंट हैं, वो ये है कि कोरोना की भयावह स्थिति से भले ही हम बाहर आ गए, उसके बाद दुनिया में क्या होगा, क्या बदलेगा और दुनिया के आर्थिक हालात कैसे होंगे। सब लोग एक बहुत बहुत बड़े, जिसकी तुलना 1920-1930 से की जा रही है, उस तरह के इकोनॉमिक डिप्रेशन की, आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं। क्या होगा इसका असर? और स्वाभाविक है, अगर दुनिया में इसके असर की बात हो रही है, चाइना जो है वो फोकल पॉइंट है सारी बातचीत का, अमेरिका फोकल पॉइंट है सारी बातचीत का, तो हिंदुस्तान पर क्या असर होगा, इसको भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा और ये बहुत स्वाभाविक है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, अर्थशास्त्र के लिहाज से और अर्थशास्त्री होने के लिहाज से दुनिया उनको अच्छी तरह से जानती है। अरविंद पानीग्राही साहब, और वो प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। उनसे बात करने से पहले मैं उनके तमाम इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था कि हाल में उन्होंने क्या कहा है, और कोशिश मेरी और उनकी दोनों की यही रहेगी कि आपको हम समझा सके, बता सके कि इकोनॉमिक एजेंडे पर देश यहाँ से कहाँ जा सकता है, उसकी मुश्किलें क्या होंगी और उसके लिए रास्ते क्या होंगे, वे आउट क्या होंगे। अरविंद पानीग्राही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेरी खुशी, आपने मुझे बुलाया, आपके साथ बहुत खुश हूं। अगर आप मुझे सुन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से। जी, बहुत सारे नोट्स मैं बना रहा था आपके इंटरव्यूज को देखकर। आप भी जानते हैं, बरसों से मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में खुद काम करता हूं। पहला सवाल मेरा यह है कि एक जगह पर आपने कहा है कि अगर भारत चाहे तो 7% 7% ग्रोथ वो हासिल कर सकता है, अगर भारत चाहे। क्या लगता है आपको कि ये क्यों भारत हासिल कर सकता है? इसके पीछे आपकी रीजनिंग क्या है, आपका लॉजिक क्या है? हाँ, मैंने ये कहा था कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर ये खतरा जो है अगले 5-6 महीने में मान लीजिए बढ़ जाता है और हम फिर से बिजनेस एज यूजुअल पर जा सकते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2021 है उसमें हम फिर से 7% तक पहुंच सकें। क्योंकि इसमें ये जो खतरा हमारे सामने आया है इस वक्त, वो एकदम एक्सटर्नल खतरा है और ये हेल्थ के साइड से आया है। उसके अलावा कोई आर्थिक कारण है नहीं इस खतरे के। तो जैसे ही ये हेल्थ की इश्यू हमारे सुलझ जाता है, तो उसके बाद जो है सारी सप्लाई चेन फिर से रीएस्टैब्लिश हो सकती हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी ऑलरेडी है, पॉलिसीज इन प्लेस हैं, तो फिर से बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो सकता है। दूसरा पॉइंट बहुत वैलिड है। ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था शुरुआत में अपने एड्रेसेस में कि देश को एक आर्थिक कीमत अदा करनी पड़ेगी। देयर विल बी एन इकोनॉमिक प्राइस टू इट एंड दिस कुड बी ह्यूज। ये बहुत बड़ा हो सकता है। आप अभी भी मानते हैं, जैसे आपने क्लैरिफाई किया कि आप साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा, लंबा चलेगा, फिर हम 7% ग्रोथ की या 7% तरक्की की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बहुत स्पष्ट है कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी आएगी, क्या भारत तैयार है उसको बेयर करने के लिए, उससे डील करने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस बात को इस तरीके से सोचना चाहिए कि खतरे के दौरान क्या संभव है और खतरे के बाद क्या संभव है। अगर वैक्सीन आ जाता है, जैसे मान लीजिए, और हम इम्यूनिटी ला पाते हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो उसके बाद क्या होगा वो एक अलग बात है। अभी जब तक ये खतरा जारी है और हम फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नहीं आ पाते हैं, मान लीजिए,
सो असल में अगर वैक्सीन नहीं आता है तब तक भी उस दौरान में भी ये सोचना पड़ेगा कि कितना फ्लैट रहता है ये कोरोना का कर्व। अगर ये कोरोना का कर्व हम आसानी से इतना फ्लैट रख सकते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हैंडल कर सके, तब तक और साथ में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जारी रख सकें, तब तो हम आराम से कुछ ग्रोथ तो कर ही पाएंगे। पर अगर खतरा इतना ज्यादा रहता है, इतने बढ़ते जाते हैं कि हम पूरी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं शुरू कर सकते, तो जो है सिचुएशन बिल्कुल फर्क करके क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी तक हैंडल किया है, करीब 1 महीने से कुछ ऊपर हो गया है, हम इसको कंटेन कर पाए हैं। आर्थिक दृष्टि से भी हम इसको सहन कर रहे हैं। ये हार्डशिप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि हम एक बार ये सोचते हैं कि हार्डशिप कुछ नहीं होनी चाहिए किसी को, पर वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी जैसे मान लीजिए अगर कुछ वॉर की सिचुएशन होती है, लड़ाई की सिचुएशन होती है, किसी दूसरे आप एनिमी से अगर वॉर पे हैं, तो सबको हार्डशिप होती ही है। जैसी हमारी हुई 62 के चाइना वॉर के समय में, उसके बाद 65 में, 71 में, तो ये हार्डशिप है। मैं तो इन सब इवेंट्स को याद जानता हूं, मेरी मेमोरी में है अच्छे खासे। तो ये हार्डशिप सबके लिए इस दौरान में रहेगी। ये सोचना कि किसी को हार्डशिप ना हो, ये संभव ही नहीं है। सही पॉइंट आप बार बार यूज कर रहे हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है हार्डशिप, यानी कि तकलीफ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आप खुद कह रहे हैं विल बी ह्यूज, ये बहुत बड़ी होगी, क्या हम इसको बेयर कर पाएंगे? इसके बाद मैं आपके पास खास तौर पर लिक्विडिटी के पॉइंट पर आऊंगा, जिसको लेकर बहुत बड़ी चिंता हो चुकी है भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय बाजारों में और भारतीय जो छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनमें। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, मैं फिर वापस आ रहा हूं सर, क्या हम उसको बेयर कर पाएंगे आज की हालत को देखते हुए? हाँ, तो इसमें इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। इकोनॉमिक कॉस्ट हमें सहन करनी ही होगी। अगर लोगों के अगर यहाँ पर अगर हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो आएगी उसको बेयर करनी होगी। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं इसलिए समझता हूं कि हम मच बेटर प्रिपेयर हैं आज की तारीख में, क्योंकि ये खतरा अगर हमारे पास मान लीजिए 25 या 30 साल पहले, तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर कि हम तो घुटने टेक देते। पर आज की तारीख में हमारी जो है करीब 2.6 ट्रिलियन 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में हम कम से कम हमारे इतने साधन हैं, पिछले 20 साल 25 साल में हम इतने साधन हमारे बढ़ा पाए हैं कि हम इसको सहन कर और ये तो जो है हर विश्व के हर अर्थव्यवस्था को ये झटका सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम अकेले नहीं है। इसमें अमेरिका जहां पर मैं रहता हूं, उसमें भी बहुत भारी झटका लगा है। पर इसमें यह भी संभव है कि अगर वैक्सीन वगैरह आ जाता है तो इस खतरे से हम जल्दी भी आ सकते हैं। और ये मत भूलिए, इस तरीके के खतरों से हम पहले निकले हैं। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, शायद हिंदुस्तान पे उसका असर कम पड़ा, पर फिर भी पड़ा। असल में उस वक्त ग्रोथ रेट हमारी करीब 3% के नीचे आ गई थी एक साल के लिए, पर फिर हम ऊपर आ गए थे। अगले ही साल उसके बाद हम 8-9% पे वापस आ गए थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बात कही थी कि जब अगर हम 2008 के खतरे के जो फाइनेंशियल क्राइसिस, जो इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस था, उसके बाद एक ही साल में हम वापस 8 या 9% पर जा सके, तो ये खतरा टलने के बाद भी हम फिर से 7% पर जा पाएंगे। अरविंद सर, लेंडिंग और बोरोइंग के पॉइंट पर, आप इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, यूएस में हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के मुकाबले ये बहुत महंगा है इस वक्त अभी भी इंडिया में। क्या ये सब बदल पाएंगे? क्योंकि छोटे उद्योगों को, लोगों को फिर वो इकोनॉमिक पुश की जरूरत पड़ेगी। नहीं, जो पुश अभी तक जरूरत है वो धीरे धीरे सरकार दे रही है। और जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड करेगी, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कदम लेने होंगे। पर अगर सवाल ये पूछा जाए कि अब तक जो है कदम क्या सरकार ने ठीक से उठाए हैं, मेरा मानना यह है कि सरकार ने अब तक बिल्कुल ठीक कदम उठाए हैं। क्योंकि पहला कदम जो है सरकार को इस बात से उठाना था कि सबको खाने पीने की व्यवस्था हो,
शेल्टर की व्यवस्था हो, तो वो व्यवस्था सबसे पहले सरकार ने उस पर फोकस किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है लिक्विडिटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एड्रेस कर रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी उसके लिए लोनेबल फंड्स या क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना होगा ना। इंटरेस्ट रेट का जहां तक सवाल है, वो हमारे देश में तो इंटरेस्ट रेट हमेशा जो है 5-6% जो अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से उससे ऊपर रहेगी ही, रही है। ऐसा नहीं है कि जब हम 8% पर ग्रो कर रहे थे उन दिनों में भी हमारी इंटरेस्ट रेट विश्व के जो खासतौर से अगर विकसित राष्ट्रों की जो इंटरेस्ट रेट है उससे तो ऊपर रहती ही है हमेशा 4-5-6%। और आप देखें 2011 और 12-13 के समय में बहुत हाई थी हमारी इंटरेस्ट रेट, तो पर फिर भी हम ग्रो कर ही रहे थे। दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए आपके तमाम इंटरव्यूज़ में। दो पॉइंट्स आपने रखे हैं और ये दोनों पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। क्वेश्चन मिलियंस ऑफ वर्कर्स एंड हाउस होल्ड्स दैट हैव लॉस्ट लाइवलीहुड्स, यानी कि वो जो लोग, और हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, लोग किस तरह से गरीबी में अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जान तक चली गई उस प्रोसेस में। बाद में राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि लोगों को उनके घर गांव तक पहुंचाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ से डील कर पाए। एक चीज़ आपने कही, क्वेश्चन मिलियंस ऑफ वर्कर्स एंड हाउस होल्ड्स दैट हैव लॉस्ट लाइवलीहुड, यानी कि जिन लोगों का रोजगार चला गया उनको कोई ना कोई सहायता मुहैया कराई जाए। इसको सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि इन सब की कॉस्ट जो है, कीमत जो है, आप जानते हैं, आप नीति आयोग से जुड़े रहे हैं, कि इनकी कॉस्ट टैक्स पेयर पर आती है। ये कैसे संभव हो पाएगा अगर उन लोगों को जो उनका रोजगार चला गया है, जिंदगी रुक गई है, उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए? नहीं, देखिए, पहली बात यह कि इसमें आपने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कंफ्यूज कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये सही है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, या डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके लिए तो बहुत गहरी समस्या हुई है। तो ये जो हैं, इनके लिए हमें कैश ट्रांसफर्स, फूड का प्रोविजन, शेल्टर का प्रोविजन, ये सरकार के लिए करना जरूरी है। और ये इसके लिए काफी सरकार ने एफर्ट किया है। आप जानते हैं कि वो शुरू में जो पैकेज दिया था 1.7 लाख करोड़ रुपीस का सरकार ने, उसमें ये सारे प्रोविजन थे। फूड का जैसे है वो 5 किलोग्राम से बढ़ा के 10 किलोग्राम कर दिया था, 1 किलोग्राम दाल दे दी थी। और अगर आप हमारे जो नेशनल सैंपल सर्वे के एक्सपेंडिचर सर्वे आते हैं उनमें देखें तो हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन का कंजम्पशन है मंथली, वो 10 किलोग्राम ही है पर पर्सन। सो जो इतना जरूरत पड़ती है वो दिया गया उसमें। अच्छा, पीएम किसान के अंतर्गत उन्होंने 1 अप्रैल को 2000 रुपए जो है सबको, सारे फार्मर्स को ट्रांसफर किए हैं इन्होंने। कुछ और ट्रांसफर्स भी किए गए हैं। ईपीएफओ से कुछ में कुछ छूट दी गई है। कुछ फंड्स थे करीब 30-35 हजार करोड़ के, मिनरल वगैरह से रिलेटेड, वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो कई कदम उठाए गए हैं और आगे चलकर और भी उठाने होंगे। क्योंकि एक बात देखिए कि 2 बड़े ग्रुप हैं हमारे जो जिनको जरूरत पड़ती है। एक तो बीपीएल वाले, तो वो सारे राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो भी आधार के थ्रू और राशन कार्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। और फार्मर्स, उनका भी पीएम किसान के अंतर्गत जो है जोड़ा हुआ है। तो ये जो है अभी शॉर्ट टर्म के लिए इनको टाइड ओवर करने के लिए, अगर और भी ये लंबा चलता है तो सरकार को कैश ट्रांसफर करने होंगे। और ऐसा नहीं है कि जब मैंने ये कहा है कि हम इतने कैश प्रिंट नहीं कर सकते जिस तरीके से अमेरिका प्रिंट कर सकता है कि 10% ऑफ द जीडीपी तक आप कर दें, क्योंकि डॉलर हर ही कोई पूरी दुनिया यूज करती है, तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट सारी दुनिया पे डिवाइड हो जाता है। हमारे रुपए का इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इवेंचुअली बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप 8-10 लाख करोड़ रुपए जितना अगर प्रिंट करेंगे तो दैट विल बी टू मच, पर कुछ प्रिंट करना होगा। दिस इज फाइन, सो दिस इज व्हाई मैं ये कह रहा हूँ कि वी हैव टू मूव इन ए कैलिब्रेटेड फैशन। अब दो आखिरी सवाल और बिल्कुल सीधे सवाल रखूंगा मैं आपसे। पहला, कब आपको लगता है सरकार को बड़े कदम उठाकर, एंड आई रिपीट, शायद इंग्लिश में द बेस्ट वर्ड फॉर इट इज स्टिमुलस, या वैसे पैकेजेस देकर बड़े कदम उठाकर जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे शायद देर हो रही है,
इकोनॉमी में पैसा वापस रीपंप करने के लिए, वापस डालने के लिए कब करना चाहिए सरकार को? तो जैसे ये जो है कब, ये एक वन टाइम इशू नहीं है कि आज एकदम से अगले 10 महीने के लिए आप अनाउंस कर दें कि ये मेरा स्टिमुलस पैकेज है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगले 10 महीने में क्या होने वाला है, किस तरीके से हमारी जो है ये कोरोना की सिचुएशन आगे बढ़ेगी। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाते हैं उसको देखकर करना होगा। इसमें आप ये सोचिए कि अभी बहुत ज्यादा पैसा आपने अगर पंप कर भी दिया, तो अगर वर्कर्स ही नहीं है आपके, क्योंकि वो सब लॉकडाउन में है या सोशल डिस्टेंसिंग में है, तो आप उस पैसे को कहाँ लगाएंगे? उसका तो दैट मनी विल हैव टू सिट टिल इकोनॉमी ओपन्स अप एंड देन एवरीबॉडी विल स्टार्ट स्पेंडिंग। सब तेजी से खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी सप्लाई नहीं है और इतनी इफेक्टिव डिमांड आप क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए कि आप 10 लाख या 15 लाख करोड़ रुपए का इस तरीके का पैकेज अनाउंस कर देते हैं, तो इमीडिएटली वो तो इन्फ्लेशन होगा ना, आपकी सप्लाई तो है नहीं। तो इसलिए आपको जो है ये कैलिब्रेटेड वे में बढ़ना पड़ेगा। सरकार इस तरीके, इस दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक कर रही है कि कैलिब्रेटेड वे में प्रोसीड कर रही है। लकीली हमारे देश में अभी तक इंसिडेंस जो है कोरोना का काफी लिमिटेड सा ही रहा है। अगर माने तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा है, हमारे जो है 1.35 बिलियन पॉपुलेशन हमारी है, उसको देखते हुए हमारे आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो अभी तक बिल्कुल या तो कोई केसेस ही नहीं हुए हैं या ऐसे हैं जिनमें पिछले 2 हफ्तों में 10 केस भी नहीं आए। तो उनको हम आराम से इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है शुरू में, क्योंकि काफी बड़ा देश का हिस्सा है कोरोना से ग्रसित नहीं है, तो उसको हम जल्दी खोल सकते हैं, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से चालू हो सकती है। इसके साथ ही ये भी मानना पड़ेगा कि जो सबसे बड़े बड़े सेंटर्स हैं, दिल्ली हुआ, बंबई हुआ, इंदौर वगैरह, ये ज्यादा ग्रसित हैं। तो ये भी एक कोरोना ने जो है हिट किया है, वो जो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स हैं उनको ज्यादा हिट किया है। पर फिर भी कम से कम हमारा 2/3 ऑफ द नेशन हम आराम से खोल सकते हैं, क्योंकि इतना ग्रसित नहीं है। ठीक है, 2/3 ऑफ द नेशन, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, हम आराम से खोल सकते हैं। जल्दी से एक चाइना का पॉइंट, हालांकि जिसमें मैंने कहा ये लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, लेकिन दुनिया नाराज है चाइना से। आप खुद अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आप देख रहे हैं रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं। भारत चाइना के किसी किस्म के बड़े रिजेक्शन से कब से फायदा ले सकता है? मैन्युफैक्चरिंग के नजरिए से खास तौर पर लोग भारत की तरफ देखना चाहेंगे और कितना फायदा ले सकता है? मैं बताऊं आपको कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना हम इससे फायदा उठा सकते हैं, जिससे हमें उठाने वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी के नुकसान से फायदे वाली बात नहीं कर रहा मैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि ऑलरेडी जो है बहुत सारी कंपनीज चाइना को छोड़ के जा रही थी, क्योंकि वेजेस बहुत हाई हो गए थे चाइना के, डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाह रहे थे। पर अब कोरोना की वजह से और काफी रोष देशों में आया है इस वजह से, कोरोना की वजह से, तो बहुत सारी कंपनीज अब तो एक्सेलरेटेड रेट पर जो है चाइना को छोड़कर जाना चाह रही हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, हमारे जो है कायदे कानून ऐसे बना दें कि उसमें प्रोड्यूसर्स को फ्रेंडली हो, प्रोड्यूसर फ्रेंडली हो, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो, तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम कितना फायदा उस बात का उठा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा पिछले 20 साल में, उसी तरीके से अगले 20 साल में हम बढ़ सकते हैं। अगले 20 साल में हम कहां से कहां जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सर्विसेज सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रांग है और हमें मैन्युफैक्चरिंग में जो है आगे ज्यादा बढ़ना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी वीकर है, वो हमारा वीकर लेग है। मैं 2 लेग्स की बात करता हूँ, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। सर्विसेज लेग हमारा बहुत स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग लेग हमारा कमजोर है, तो उसको हम एक्चुअल में बहुत मजबूत बना सकते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें जो जो रिफॉर्म करने चाहिए, या मैं कई बार ये भी कहा है कि जैसे शेंजन है चाइना में, उसी तरीके से हम भी ऑटोनमस एम्प्लॉयमेंट जोन्स क्रिएट करें, और ज्यादा नहीं, 2 या 3 से शुरू करें, एंड उसमें जो है मल्टीनेशनल्स के लिए अच्छा
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें सारे हमारे देश की कंपनीज के लिए भी, सबके लिए, सिर्फ मल्टीनेशनल की बात नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड पर सबके लिए, लेबर लॉज, लैंड लॉज, बाकी सारी सुविधाएं, मूवमेंट ऑफ गुड्स आउटसाइड द कंट्री इनटू द कंट्री, ये सारा जो है ट्रेड का फैसिलिटेशन, सब कुछ अगर हम कर सकें इन 2-3 जो है ऑटोनोमस एम्प्लॉयमेंट जोन्स में, तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि सरकार में बैठे लोग, सभी समझदार लोग, सुनिए, आप समझिए। आर्थिक मसले में हमेशा आपसे कहता हूं कि उनको सरल करके समझने की ज़रूरत है। ये कोई हवा नहीं होती और ये सीधा सीधा आपकी हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। पानीग्राही साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अगले 20 साल हमारे हो सकते हैं, यानी कि भारत जो है वो भविष्य की तरफ देख सकता है। तो हर क्राइसिस, हर तकलीफ एक नई उम्मीद को भी जन्म देती है, एक नई अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देती है। यह हमेशा से कहा गया है। सुनिए इनकी बातों को ध्यान से और समझने की कोशिश करिए कि हमारा भविष्य यहां से कहां जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।